राजस्थान के एक छोटे से गांव बिसलगढ़ का मुखिया था भैरव सिंह। आज मुखिया भैरव सिंह बहुत खुश था। विवाह के ठीक 15 वर्ष पश्चात उसकी पत्नी रमाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया था, जिसके उपलक्ष्य में भैरव सिंह ने गांव के सभी लोगों को दावत पर बुलाया था। दावत खाकर सबने मुखिया भैरव सिंह के बच्चे को आशीर्वाद दिया और अपने अपने घर चले गए। तब खुशी में डूबा हुआ भैरव सिंह अपनी पत्नी रमाबाई के पास पहुंचा और कहने लगा, कैसा चांद सा बेटा है हमारा। हाँ, ये बिल्कुल आप पर गया है स्वामी। रमाबाई, अपने खानदान की रीत के अनुसार हम कल सुबह अपने बेटे को लेकर माँ दुर्गा के मंदिर में उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे। यह आपने खूब याद दिलाया स्वामी। बड़े दिन बाद माँ दुर्गा के मंदिर में जाने का शुभ अवसर आया है। दूसरे दिन भैरव सिंह रमाबाई और नवजात पुत्र को साथ लेकर दुर्गा माँ के मंदिर की ओर चल पड़ा। दुर्गा माँ के मंदिर में पहुंचकर भैरव सिंह कहने लगा, देवी माँ, मेरा बेटा आपके चरणों में पड़ा है, इसे आशीर्वाद दीजिए। अगले ही पल दुर्गा माँ की मूर्ति के गले में पड़ी फूलों की माला में से एक फूल टूटकर शिशु के ऊपर गिरा। यह देखकर दोनों पति पत्नी कहने लगे, फूल गिराकर देवी माँ ने हमारे बच्चे को अपना आशीर्वाद दे दिया है। खुश होकर भैरव सिंह ने अपने पुत्र को गोद में उठाया और अपनी पत्नी रमाबाई के साथ मंदिर से बाहर निकलकर घर की ओर चल पड़ा। भैरव सिंह ने अपने पुत्र का नाम जबर सिंह रखा। भैरव सिंह और रमाबाई जबर सिंह का लालन पालन करने लगे। वे उसे बहुत प्यार करते और उसकी हर इच्छा पूरी करते। भैरव सिंह पशुओं का व्यापारी था। उसके पास बहुत सी भेड़ बकरियां और ऊंट थे। वे उन्हें शहर ले जाता और उचित मूल्य पर मुनाफा लेकर बेच आता। भैरव सिंह जब भी पशुओं को बेचने शहर जाता, वहाँ से जबर सिंह के लिए नई नई वस्तुएं खरीद कर लाता। इस प्रकार लाड चाव से पला जबर सिंह धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 10 वर्ष का हुआ तो एक दिन भैरव सिंह कहने लगा, जबर सिंह, जरा मेरे साथ आओ। चलिए पिताजी। तब भैरव सिंह जबर सिंह को अपने पशुओं के बाड़े की ओर ले गया और कहने लगा, जबर बेटे, मैं आज इन ऊँटों को बेचने के लिए शहर जा रहा हूँ। आओ, जाने से पहले तुम्हें एक उपहार दूं। उपहार? उपहार कैसा पिताजी? तब भैरव सिंह ने जबर सिंह का हाथ पकड़ा और ऊँटों के बीच में से होता हुआ बाड़े के दूसरे छोर पर पहुँच गया। वहाँ ऊँट का एक छोटा सा बच्चा खड़ा था। उस बच्चे को दिखाते हुए भैरव सिंह कहने लगा, जबर सिंह, ऊँट के इस बच्चे को देख रहे हो? बताओ कैसा है? पिताजी, यह तो बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है। जबर सिंह, आज से ऊँट का यह बच्चा तुम्हारा हुआ, यानी आज से इसके मालिक तुम हो। सच पिताजी? हाँ बेटा। पिता की बात सुनकर जबर सिंह प्रसन्न हो उठा। वह ऊँट के बच्चे के पास गया और प्यार से उसके ऊपर हाथ फेरने लगा। यह देखकर भैरव सिंह बोला, बेटा, यही वह उपहार है जो मैं तुम्हें देना चाहता था। पिताजी, आपका दिया हुआ उपहार मुझे बहुत पसंद आया है। ऊँट के बच्चे को पाकर जबर सिंह जैसे निहाल हो गया। उसने उस ऊँट के बच्चे का नाम वीरू रखा। वह वीरू को घास चराने ले जाता, उसके शरीर पर हल्का हल्का हाथ फेरता। इस तरह से उसके दिन मजे से बीतने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे 10 वर्ष और बीत गए। अब जबर सिंह 20 वर्ष का युवा हो चुका था। भैरव सिंह का पशुओं का व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा था। एक दिन जब भैरव सिंह पशुओं को बेचने के लिए शहर जाने के लिए तैयार हुआ तो जबर सिंह अपने पिता से कहने लगा, पिताजी, आप एक बार भी मुझे अपने साथ शहर नहीं ले गए। आज मैं आपके साथ शहर जाना चाहता हूँ। बेटा, मैं तो शहर व्यापार के सिलसिले में जाया करता हूँ। तुम मेरे साथ शहर जाकर भला क्या करोगे?
पिताजी, मैंने आज तक शहर नहीं देखा है। आपके साथ जाकर मैं शहर घूमना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हें अपने साथ लिए मैं कहाँ कहाँ फिरूंगा और फिर रेगिस्तान का लंबा सफर तय करने के पश्चात ही शहर पहुँचा जा सकता है। रेगिस्तान की तपती हुई रेत और धूल भरी आंधी को तुम कैसे सहन कर पाओगे? भैरव सिंह ने जबर सिंह को लाख समझाया, पर वह शहर जाने की जिद पर ही अड़ा रहा। यह देखकर रमाबाई ने भैरव सिंह से कहा, स्वामी, जब जबर सिंह का शहर देखने का इतना ही मन है तो इसे साथ क्यों नहीं ले जाते? शहर घुमा फिरा कर इसे अपने साथ वापस ले आना। ठीक है, जब तुम दोनों माँ बेटे की एक ही राय है तो मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तब जबर सिंह ने उत्साह पूर्वक शहर जाने की तैयारी शुरू की। उसने पानी की सुराही अपने ऊंट वीरू की पीठ पर लादी और अपने पिता के साथ शहर की ओर चल पड़ा। पिता पुत्र को साथ जाते हुए देखकर रमाबाई भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, दोनों बाप बेटों की यात्रा को सफल करना। राह में इन्हें किसी संकट का सामना ना करना पड़े। ऊंटों के काफिले के साथ दोनों तपते हुए रेगिस्तान में पहुँचे। रेगिस्तान की गर्मी देखकर जबर सिंह कहने लगा, उफ, बहुत गर्मी है पिताजी। बेटा, मैंने तो तुम्हें पहले ही मना किया था। तपती हुई रेत से बरसती हुई आग को सह पाना कोई हंसी का खेल नहीं है। वे दोनों रेगिस्तान में जैसे तैसे आगे बढ़ ही रहे थे कि भैरव सिंह धूल का बवंडर देखकर सोचने लगा, ओह, सामने से धूल का बवंडर सा उठ रहा है। लगता है आंधी आने वाली है। सचमुच अगले ही पल तेज हवाएं चलने लगी। ओह, अब क्या होगा? कुछ ही पलों में जबर सिंह धूल भरी आंधी में फंस गया। जबर सिंह को धूल के गुब्बार में फंसा देखकर भैरव सिंह जोर से चिल्लाया, बेटा जबर सिंह, घबराना मत, हिम्मत करके ऊंट की पीठ से चिपट जाओ। इससे पहले कि जबर सिंह पिता के दिए निर्देश का पालन करता, धूल का बवंडर जबर सिंह को उसके ऊंट के साथ ही उड़ाकर ले गया। जबर सिंह ऊंट सहित धूल के गुब्बार के साथ उड़ता चला गया। अरे, यह क्या हुआ? मेरे बेटे को धूल भरी आंधी उड़ाकर ले गई। भैरव सिंह घबराकर बेहोश होकर ऊंट पर से गिर पड़ा। बहुत देर बाद जब भैरव सिंह को होश आया तो उसने देखा कि दूर दूर तक जबर सिंह और उसके ऊंट का नामो निशान नहीं है। वह परेशान होकर सोचने लगा कि अब मैं अपने बेटे को कहां से ढूंढूं। दुखी होकर भैरव सिंह घुटनों में सिर देकर रोने लगा। फिर दुखी मन से भैरव सिंह ने ऊंटों के काफिले को इकट्ठा किया और शहर जाने के बजाय वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। उधर दूसरी ओर आंधी में उड़ता हुआ जबर सिंह दूर जाकर गिरा। कुछ देर पश्चात जबर सिंह ने उठकर अपने कपड़े झाड़े और फिर अपने ऊंट वीरू को खड़ा किया। फिर वे सोचने लगा, पिताजी मेरे बारे में सोच सोच कर बहुत परेशान हो रहे होंगे। मुझे जल्दी से उनकी खोज करनी चाहिए। यह सोचकर वह रेगिस्तान में काफी देर तक इधर उधर भटका, लेकिन उसे उसके पिताजी का कहीं कुछ पता नहीं चला। जब वह घूम घूम कर थक गया तो वह एक दिशा की ओर चल पड़ा। उसे तो यह भी नहीं पता था कि कौन सी दिशा रेगिस्तान की ओर ले जाएगी और कौन सी शहर की ओर। दूसरी ओर जब भैरव सिंह वापस अपने घर पहुंचा तो उसे देखकर उसकी पत्नी कहने लगी, यह क्या, आप इतनी जल्दी वापस कैसे लौट आए? क्या शहर नहीं गए? जबर सिंह कहाँ है? रमाबाई की बात सुनते ही भैरव सिंह की आंखों से आंसू बहने लगे। यह देखकर रमाबाई का दिल बुरी तरह धड़क उठा। क्या बात है स्वामी, आप रो क्यों रहे हैं? जबर सिंह तो ठीक है ना? रमाबाई, जबर सिंह सदा के लिए हमसे बिछुड़ गया है क्या? हाँ रमाबाई। तब भैरव सिंह ने जबर सिंह के बिछुड़ने की सारी घटना पत्नी को कह सुनाई।
सारी बात जानकर वह रोने लगी। हाय, फूलों में पला बड़ा मेरा बेटा न जाने इस समय रेगिस्तान में कहाँ भटक रहा होगा। रमाबाई, धीरज रखो, जो होना था वह हो गया। कहते कहते भैरव सिंह भी रोने लगा। उधर रेतीले रेगिस्तान में जबर सिंह सारा दिन भटकता रहा। इसी प्रकार भटकते भटकते रात घिर आई। थकान से उसका सारा बदन चूर चूर हो रहा था। तभी दूर उसे एक तंबू लगा हुआ दिखाई दिया। वह सोचने लगा, लगता है वहाँ पर कुछ लोग हैं, मुझे उनके पास चलना चाहिए। यह सोचकर जबर सिंह ने ऊंट का मुंह उस ओर मोड़ लिया। दरअसल जो तंबू जबर सिंह ने देखा था वह डाकुओं का था। उस तंबू के बाहर बैठा डाकू अपने सरदार डाकू मोहर सिंह से कह रहा था, सरदार, राजा भाग सिंह के खजाने को लूटकर हमने इस रेगिस्तान में रुककर ठीक नहीं किया है। यहाँ से भाग सिंह का राज्य जीवनगढ़ ज्यादा दूर नहीं है। भाग सिंह के सैनिक हमारी खोज में कभी भी यहाँ आ सकते हैं। दल्लू, तुम तो बेकार ही डर रहे हो। खजाना लुटने का पता तो उन्हें सुबह चलेगा, तब तक तो हम न जाने कहाँ पहुँच चुके होंगे। अभी वे इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि उन्हें ऊंट पर बैठा हुआ जबर सिंह अपनी ओर आता हुआ दिखाई दिया। उसे देखकर चोरों का सरदार कहने लगा, अरे, वह ऊंट पर बैठा कौन आ रहा है? सरदार, मुझे तो लगता है ये राजा भाग सिंह का कोई सैनिक है जिसे हमारा पता चल गया है। इसका मतलब तो यह है कि यह यहाँ पर अकेला नहीं आया होगा, इसके साथ और भी सैनिक होंगे। तब तो सैनिकों के पास आने से पहले हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तब सरदार मोहर सिंह के आदेश पर डाकुओं ने लूटा हुआ माल ऊंटों पर लादा और सारे डाकू ऊंटों पर बैठकर वहाँ से भाग गए। तब तक जबर सिंह डाकुओं के काफी पास पहुँच चुका था। वह उन्हें भागते हुए देखकर सोचने लगा, मुझे देखकर ये लोग एकाएक भागने क्यों लगे? लगता है ये चोर उचक्के हैं, मुझे इनका पीछा करना चाहिए। यह सोचकर जबर सिंह ने वीरू को डाकुओं के पीछे दौड़ाते हुए कहा, चल वीरू, तेजी से दौड़ चल, आज तेरी चाल की परीक्षा है। जबर सिंह को अपना पीछा करते देखकर चोरों का सरदार कहने लगा, साथियों, यह सवार तो हमारे पीछे लग गया है, इसे मजा चखाना ही पड़ेगा। कहकर सरदार मोहर सिंह ने भाला तेजी से जबर सिंह की ओर फेंका। मोहर सिंह का निशाना चूक गया और भाला जबर सिंह को ना लगकर वीरू के पेट में जा धंसा। दर्द से बिलबिलाता हुआ वीरू रेत पर लेट गया और शीघ्र ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। तब क्रोध में भरे जबर सिंह ने आप देखा ना ताप और वीरू के पेट से भाला निकाला और निशाना बांधकर मोहर सिंह की ओर फेंक दिया। भाला सरदार मोहर सिंह की बाह को चीरता हुआ भूमि पर जा गिरा। मोहर सिंह ने पीड़ा से कर्राते हुए घाव पर हाथ रख लिया और डाकुओं को और तेजी से भागने का आदेश दिया। कुछ ही देर में डाकुओं का कारवां जबर सिंह की आंखों से ओझल हो गया। तभी जबर सिंह ने देखा कि रेत पर खून की बूंदों के निशान नजर आ रहे थे। लगता है यह खून घायल डाकू की बाजू से गिरा है। फिर जबर सिंह ने दुखी मन से अपने ऊंट वीरू पर दृष्टि डाली और कहने लगा, वीरू, इस बुरी घड़ी में तू भी मेरा साथ छोड़कर चला गया। फिर जबर सिंह उस तंबू में गया जिसमें डाकू ठहरे हुए थे और सोचने लगा, अब मुझे ये रात इसी तंबू में रहकर गुजारनी होगी। यह सोचकर जबर सिंह तंबू में लेट गया और न जाने कब उसकी आंख लग गई। दूसरे दिन वह न जाने कब तक सोता रहा। तभी एक व्यक्ति आकर उसे जगाने लगा, उठो बेटा उठो। तब जबर सिंह ने कुनमुनाकर आंखें खोली और उससे पूछा, कौन है आप? बेटा, मैं जीवनगढ़ राज्य का राजा भाग सिंह हूँ। प्यास से मेरा गला सूखा जा रहा है, क्या पीने के लिए
थोड़ा पानी मिल सकता है। यह सुनकर जबर सिंह ने सिरहाने रखी पानी की सुराही उठाई और उसे देते हुए कहा, लीजिए राजन, इसका पानी पीकर अपनी प्यास बुझाइए। राजा भाग सिंह को तेज प्यास लगी थी, अतः उसने जल्दी से जबर सिंह से पानी की सुराही ले ली और गटगट करके पानी पीने लगा। राजा भाग सिंह ने सुराही का सारा पानी पी लिया। पानी पीने के पश्चात वो कहने लगे, बेटा, इस तपते रेगिस्तान में हमारी प्यास बुझाकर तुमने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। राजन, इसमें एहसान कैसा, यह तो मेरा कर्तव्य था। तब भाग सिंह ने अपनी उंगली से रतन जड़ित अंगूठी निकाली और उसे जबर सिंह को देते हुए कहा, बेटा, इस समय तो मैं जरा जल्दी में हूँ, कल तुम हमारे राज्य जीवनगढ़ आना। इस अंगूठी को देख सैनिक तुरंत तुम्हें दरबार में हमारे पास ले आएंगे। जबर सिंह ने राजा भाग सिंह से अंगूठी लेकर रख ली। तब जबर सिंह ने राजा भाग सिंह से पूछा, राजन, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इस तपते हुए रेगिस्तान में अपने राज्य से दूर आप क्या कर रहे हैं? बेटा, कल रात डाकू मोहर सिंह के गिरोह ने हमारा राजकीय खजाना लूट लिया और हमारे नाम एक पत्र छोड़ आए, जिसमें लिखा था कि यदि आप में हिम्मत है तो मुझे डाकू मोहर सिंह को पकड़कर दिखाएं। हमें गुप्तचरों से ज्ञात हुआ है कि खजाना लूटकर वे अपने गिरोह के साथ इस रेगिस्तान की ओर ही भागे हैं। हम उसकी तलाश में ही इस रेगिस्तान में आए हैं। हमारे सैनिक भी इस रेगिस्तान में डाकू मोहर सिंह के गिरोह को तलाश कर रहे हैं। यह सुनकर जबर सिंह के दिमाग में बिजली सी कौंधी और वे सोचने लगा, अच्छा, इसका मतलब यह है कि कल रात जिस डाकू गिरोह से मेरी मुठभेड़ हुई थी, वह गिरोह डाकू मोहर सिंह का था। उसने तुरंत राजा भाग सिंह से कहा, राजन, मैं बता सकता हूँ कि डाकू मोहर सिंह का गिरोह किस ओर गया है, क्या तुम्हें पता है? हाँ राजन, कल रात मेरी उस गिरोह से मुठभेड़ हो गई थी। मैंने एक डाकू को भाले से घायल भी कर दिया था। घायल डाकू के घाव से टपकते हुए खून की बूंदें रेत पर गिरने से रेत पर दूर दूर तक लाल बूंदों की रेखा सी बन गई है। उस खून की रेखा के सहारे आप डाकुओं के दल तक पहुंच सकते हैं। मेरे ख्याल से घायल डाकू के कारण वे लोग बीच में ही कहीं रुक गए होंगे। बेटा, यह तो तुमने बड़ी अच्छी बात बताई है। क्या तुम बता सकते हो कि खून की बूंदों की रेखा कहाँ से शुरू होती है? राजन, खून की वह रेखा इस तंबू से दक्षिण दिशा में बनी हुई है। बेटा, हम अभी जाकर अपने सैनिकों को इस बारे में बताते हैं। इतना कहकर राजा भाग सिंह जैसे वे तंबू से बाहर निकले तो सामने खड़े अपने सैनिकों को देखकर पूछने लगे, क्या हुआ? डाकुओं का कुछ पता चला? नहीं महाराज। तब जल्दी से मेरे साथ आओ, हम जानते हैं कि डाकू किस ओर गए हैं। सैनिकों को साथ लेकर राजा भाग सिंह दक्षिण दिशा में उस स्थान पर पहुँचे जहाँ से रेत पर खून की बूंदें गिरनी प्रारंभ हुई थी। राजा भाग सिंह अपने सैनिकों को खून की बूंदें दिखाते हुए कहने लगे, सैनिकों, खून की इन बूंदों के सहारे आगे बढ़ते चलो। सैनिकों ने राजा के आदेश का पालन किया और रेत में दिखती खून की बूंदों के निशानों के सहारे आगे बढ़ने लगे। उधर दूसरी ओर घायल डाकू मोहर सिंह की दशा बिगड़ गई थी, अतः सभी डाकू एक स्थान पर रुक गए थे। ये देखकर घायल मोहर सिंह ने कर्राते हुए उनसे कहा, साथियों, तुम लूटे हुए खजाने को लेकर तुरंत अड्डे पर पहुंचने की कोशिश करो। यहाँ क्यों रुक गए हो? सरदार, आपकी दशा खराब है। पासी के गांव में एक अनुभवी वैद्य रहता है। उसे यहाँ पर बुलाकर पहले हम आपका उपचार करवाएंगे, उसके बाद ही यहाँ से आगे बढ़ेंगे। डाकुओं के सरदार मोहर सिंह ने कर्राते हुए
अपनी आंखें बंद कर ली। तब वैद्य को बुलाने के लिए एक डाकू को गांव में भेजा गया। इधर रेत में टपकी हुई खून की बूंदों के सहारे राजा भाग सिंह सैनिकों के साथ उस स्थान पर आ पहुँचे जहां डाकू ठहरे हुए थे। डाकुओं को देखते ही राजा भाग सिंह ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों, वे रहे डाकू, इन्हें चारों तरफ से घेर लो, कोई भी भागने ना पाए। सैनिकों ने तुरंत डाकुओं को चारों ओर से घेर लिया। कुछ देर बाद सारे डाकू सैनिकों के कब्जे में थे और डाकुओं द्वारा लूटा खजाना ऊंटों पर लादा जा चुका था। फिर वे सभी लोग जीवनगढ़ की ओर चल पड़े। अगले दिन जबर सिंह जीवनगढ़ राज्य का पता पूछते हुए राजा भाग सिंह से मिलने उनके महल के बाहर पहुंच गया। उसने राज दरबार के बाहर खड़े सैनिक को राजा भाग सिंह की दी हुई अंगूठी दिखाई और कहा, मुझे राजा भाग सिंह से मिलना है। सैनिक अंगूठी पहचान गया और उसे साथ लेकर तुरंत ही दरबार में पहुंचा। राजा ने उसे पहचान लिया कि यह तो वही लड़का है जिसने कल उसे पानी पिलाया था और डाकुओं का पता बताया था। राजा ने तुरंत प्रधानमंत्री को आदेश देते हुए कहा, प्रधानमंत्री, यह लड़का हमारा खास मेहमान है, इसे राजकीय अतिथि गृह में ठहराया जाए और इसे 5000 स्वर्ण मुद्राओं का पुरस्कार दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। तब सेनापति ने राजा भाग सिंह से कहा, गुस्ताखी माफ हो महाराज, आपने इस अदना से लड़के को इतना सम्मान और इतना धन क्यों दिया है? प्रधानमंत्री जी, यह वही लड़का है जिसने कल तपते हुए रेगिस्तान में पानी पिलाकर हमें जीवन दान दिया था। हमने इसे उसी पानी की कीमत दी है। महाराज, थोड़े से पानी की कीमत 5000 स्वर्ण मुद्राएं। मेरे ख्याल से तो इतनी छोटी सी चीज के लिए खजाने की इतनी मुद्राएं लुटाना ठीक नहीं है। मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों ने भी सेनापति की बात का समर्थन किया। तब राजा भाग सिंह के माथे पर बल पड़ गए। राजा का आदेश पाकर प्रधानमंत्री जबर सिंह को साथ लेकर वहां से चला गया। उसके जाने के बाद राजा भाग सिंह भी उठकर दरबार से चले गए। उसी शाम राजा भाग सिंह ने जबर सिंह को अपने महल में बुलवाया। जबर सिंह महाराज को प्रणाम करते हुए कहने लगा, महाराज, क्षमा करे तो एक बात कहूँ। कहो बेटा। महाराज, आज जब दरबार में मुझे आपने पानी पिलाने के बदले 5000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की थी, तो आपके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने आपकी घोषणा का विरोध किया था। यह मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो हमें भी नहीं लगा था, पर हम उन्हें संतुष्ट कैसे कर सकते थे? महाराज, मेरे दिमाग में एक ऐसा उपाय आया है जिसको करने से आपके मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को पानी की कीमत समझ में आ जाएगी। ऐसा कौन सा उपाय है? तब जबर सिंह ने राजा भाग सिंह को अपनी योजना समझाई। योजना समझने के पश्चात राजा कहने लगे, जबर सिंह बेटे, तुमने योजना तो वाकई अच्छी बनाई है। हम तुम्हारी बुद्धि का लोहा मानते हैं। कल ही हम तुम्हारी बताई योजना पर अमल करते हैं। दूसरे दिन राजा भाग सिंह के आदेश पर सेनापति सहित सारे मंत्रियों को कारागार में डाल दिया गया। यह देखकर सभी मंत्री आपस में कहने लगे, हमने तो कोई गुनाह भी नहीं किया, फिर महाराज ने हमें कैद में क्यों डाल दिया? उचित समय पर कारागार में बंद सभी मंत्रियों को स्वादिष्ट भोजन दिया गया। खाना खाने के बाद वे कहने लगे, महाराज भी विचित्र हैं। पहले कैद कर लिया और अब दावत खिलाई जा रही है। कुछ भी कहो, खाना बड़ा लाजवाब है। खाना खाने के पश्चात जब सभी ने पीने को पानी मांगा तो पहरेदार कहने लगा, महाराज का आदेश है कि आप लोगों को केवल भोजन ही दिया जाए, पानी नहीं। इसी प्रकार 2 दिन गुजर गए। कैदियों को भोजन तो दिया जा रहा था, पर भोजन के साथ पानी नहीं होता था, इसलिए प्यास के मारे सभी का बुरा हाल था। वे लोग आपस में कहते हैं, ओह, बिना पानी के तो खाना भी नहीं खाया जा रहा। हमारा तो प्यास के मारे गला सूख गया है। काश
पीने के लिए थोड़ा सा पानी मिल जाता। उसी शाम को राजा भाग सिंह कारागार में आए। उन्हें देखकर सेनापति ने उनसे पूछा, महाराज, आखिर हम पर यह जुल्म क्यों हो रहा है? हमें पानी के लिए क्यों तरसाया जा रहा है? सेनापति, पानी तुम लोगों को अवश्य मिलेगा, पर समस्या यह है कि हमारे पास इस सुराही में थोड़ा सा ही पानी है, जबकि पीने वाले तुम काफी लोग हो। केवल एक उपाय है, तुम सब इस सुराही के पानी की बोली लगाओ। जिसकी बोली सबसे ऊंची होगी वह इस सुराही के पानी का हकदार होगा। यह सुनकर सेनापति ने उतावले होते हुए कहा, महाराज, मैं इस सुराही के पानी की 100 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। लाइए, सुराही मुझे दीजिए। इससे पहले कि भाग सिंह सुराही सेनापति को देते, दूसरा मंत्री बोला, मैं इस सुराही की 200 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। तीसरा बोला, मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। चौथा बोला, मैं 800 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। इसी प्रकार सब बढ़ चढ़कर सुराही के पानी की बोलियां लगाने लगे। बोली जब 10,000 स्वर्ण मुद्राओं पर आ पहुंची तो सेनापति ने चिल्लाकर कहा, महाराज, मैं अपनी सारी जायदाद दांव पर लगाता हूँ। लाइए, पानी मुझे दीजिए। तब भाग सिंह ने हैरानी से सेनापति की ओर देखा और कहने लगा, थोड़े से पानी के लिए तुमने अपनी सारी जायदाद दांव पर लगा दी सेनापति जी। महाराज, जान रही तो जायदाद तो फिर बन जाएगी। लाइए, पानी मुझे दीजिए। तब राजा भाग सिंह के आदेश पर सभी को भर पेट पानी पिलाया गया। फिर महाराज कहने लगे, हमारे कारण आप लोगों को जो कष्ट उठाना पड़ा उसके लिए हम माफी मांगते हैं, पर हम आप लोगों को एहसास कराना चाहते थे कि कीमत चीज की नहीं होती, आवश्यकता की होती है। प्यास ना हो तो पानी का कोई मूल्य नहीं है, मगर जब प्यास लगी हो तो वही पानी धन दौलत से बढ़कर हो जाता है। हमने तपते रेगिस्तान में उस लड़के को पानी पिलाने के लिए केवल 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की थी, जबकि सेनापति जी ने पानी की कीमत अदा करने के लिए अपनी सारी जायदाद दांव पर लगा दी है। उम्मीद है अब आप सब समझ गए होंगे कि जबर सिंह को हमने 5,000 स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा करके गलत नहीं किया था। यह सुनकर सेनापति सहित सभी मंत्रियों के सिर शर्म से झुक गए। महाराज ने उन लोगों को तुरंत रिहा कर दिया और मुस्कुराते हुए महल में लौट आए। महल में पहुंचकर राजा भाग सिंह सोचने लगे, जबर सिंह तो बहुत बुद्धिमान है। उसके द्वारा बताई गई योजना पर अमल करके हमने अपनी बात सेनापति और सभी मंत्रियों को समझाई है। अगर जबर सिंह को हम अपना विशेष सलाहकार नियुक्त कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। हमें विश्वास है कि जबर सिंह कठिन से कठिन समस्याओं का भी हल बता सकता है। यह सोचकर वे राजकीय अतिथि गृह में ठहरे जबर सिंह के पास गए और कहने लगे, जबर सिंह, हम तुम्हें आज से अपना विशेष सलाहकार नियुक्त करते हैं। महाराज, मैं इतना बड़ा पद किस प्रकार से संभाल पाऊंगा? जबर सिंह, जब हमें तुम पर पूरा विश्वास है तो तुम्हें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। विशेष सलाहकार नियुक्त होते ही जबर सिंह का सारा समय राजा भाग सिंह के साथ गुजरने लगा। जबर सिंह कठिन से कठिन समस्याओं पर भी अपनी सलाह राजा भाग सिंह को देता और राजा भाग सिंह उसकी सलाह पर ही कार्य करता। यह देखकर सेनापति व अन्य मंत्री जबर सिंह से जलने लगे कि महाराज उस अदना से लड़के की सलाह आंख मूंदकर मान लेते हैं। जबर सिंह से उचित सलाह लेकर राजा भाग सिंह ने प्रजा के हित में अनेक कार्य किए। इस प्रकार धीरे धीरे 10 वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन एक सैनिक ने महाराज को सूचना देते हुए कहा, महाराज, गजब हो गया, प्रधानमंत्री जी की मृत्यु हो गई है। क्या? कल तक तो वे बिल्कुल स्वस्थ थे। राजा भाग सिंह तुरंत ही प्रधानमंत्री के महल में संवेदना प्रकट करने गए। इस घटना के दूसरे दिन ही महाराज ने जबर सिंह को अपना नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया।
यह घोषणा सुनकर सभी मंत्री जल भुन गए। इस घटना के बाद उसी शाम सेनापति ने सारे मंत्रियों को अपने महल में बुलवाया और कहने लगा, साथियों, महाराज ने जबर सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर हमारे मुंह पर तमाचा मारा है। हमें कुछ करना चाहिए। सेनापति जी, हम लोग भला क्या कर सकते हैं? महाराज तो जबर सिंह पर बहुत विश्वास करते हैं। यदि तुम लोग मेरा साथ दो तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं जबर सिंह को एक ही वार में नीचा दिखा सकता हूँ। कैसे? तब सेनापति ने अपनी योजना उन लोगों को बताई। योजना सुनकर सभी मंत्री कहने लगे, वाह सेनापति जी वाह, योजना तो आपने वाकई बहुत अच्छी बनाई है। हम वादा करते हैं कि हम आपका साथ देंगे। दूसरे दिन ही सुबह सेनापति एक व्यक्ति को पकड़कर राजा भाग सिंह के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, कल रात ये आदमी चुपचाप नगर से बाहर जा रहा था। संदेह होने पर मैंने इसे पकड़ लिया। इसके पास से देशद्रोह भरा पत्र मिला है। कहकर सेनापति ने एक पत्र राजा भाग सिंह को दिया। भाग सिंह ने उसे पढ़ा, जिसमें लिखा था, राजा धन्नामल को जबर सिंह का प्रणाम। आज ही राजा भाग सिंह ने मुझे जीवनगढ़ का प्रधानमंत्री बनाया है। अब मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा और जीवनगढ़ के गुप्त रहस्य बताऊंगा। तब आप मौका पाकर जीवनगढ़ पर आक्रमण कर देना। आपका भरोसेमंद जबर सिंह। पत्र पढ़ते ही राजा भाग सिंह की भौहें तन गई और कहने लगे, जबर सिंह इतना विश्वासघाती निकलेगा, यह तो हमने सपने में भी नहीं सोचा था। वह तो आस्तीन का सांप निकला। तब पत्रवाहक ने डरते डरते राजा भाग सिंह से कहा, महाराज, मुझे छोड़ दो। गरीबी से तंग आकर मैंने ये गलत कार्य किया। जबर सिंह ने ही मुझे इस कार्य के लिए उकसाया था और मुझे धन का लालच भी दिया था। राजा ने उसी समय सेवक को आदेश दिया कि जबर सिंह को तुरंत ही हमारे सामने पेश किया जाए। कुछ देर बाद ही जबर सिंह राजा भाग सिंह के सामने उपस्थित था। राजा ने उसे पत्र देते हुए कहा, ले, अपनी करतूत को स्वयं देख ले। हैरानी से जबर सिंह ने पत्र लिया और उसे पढ़ने के पश्चात कहने लगा, महाराज, यह पत्र झूठा है। ये मैंने नहीं लिखा है। कोई मेरे विरुद्ध ऐसा पत्र लिखकर आपको भड़काना चाहता है। जबर सिंह, तुम्हारी असलियत अब सामने आ चुकी है, इसलिए अब अपनी झूठी सफाई पेश ना करो। कल हम अपनी प्रजा के सामने तुम्हें उचित सजा देंगे। महाराज, सुनिए तो सही। लेकिन राजा भाग सिंह ने जबर सिंह की एक न सुनी और उसे कारागार में डलवा दिया। राजा भाग सिंह ने जबर सिंह को कारागार में तो डलवा दिया था, परंतु मन ही मन वे इस बात से विचलित थे कि जबर सिंह जैसे योग्य व्यक्ति को उन्हें कारागार में डालना पड़ा। इसी समय राजा अपने कुल गुरु स्वामी सत्यानंद के पास गए। राजा ने अपनी सारी समस्या कुल गुरु को बताई तो कुल गुरु कहने लगे, राजन, जबर सिंह ने दोष है और ये सारा षड्यंत्र सेनापति ने बाकी मंत्रियों के साथ मिलकर रचा था। मेरा तुम्हें यही परामर्श है कि तुम अपने कुछ गुप्तचरों के द्वारा सेनापति की जासूसी करवाओ, तभी तुम उसे रंगे हाथों पकड़ पाओगे। अपने कुलगुरु की आज्ञा लेकर राजा वापस अपने महल लौट आया। महल पहुंचकर राजा ने अपने कुछ खास गुप्तचरों को बुलाया और उन्हें आदेश दिया कि तुम लोगों को हमारे सेनापति की जासूसी करनी है। सेनापति क्या करता है, कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, उसकी पल पल की खबर मुझे देनी है। गुप्तचरों ने राजा को आश्वासन दिया कि महाराज, जैसा आपने कहा है बिल्कुल वैसा ही होगा। उसी दिन से राजा के भेजे हुए गुप्तचर खुफिया तरीके से सेनापति की जासूसी करने लगे। वे सेनापति की एक एक गतिविधि की जानकारी राजा तक पहुंचाने लगे। उसी रात जब सेनापति के घर पर सेनापति और उसके साथी मंत्री एक कमरे में जमा थे,
तो वे लोग अपने षड्यंत्र के कामयाब होने पर बहुत ही खुश हो रहे थे। तब एक मंत्री सेनापति की तारीफ करते हुए कहने लगा, वाह सेनापति जी, आपके दिमाग की तो दात देनी पड़ेगी। आपने ऐसा षड्यंत्र रचा जिसमें जबर सिंह फंस गया। निर्दोष होते हुए भी राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। मजा ही आ गया। वे सभी मंत्री यह नहीं जानते थे कि उस समय भी राजा का भेजा हुआ एक गुप्तचर उनकी निगरानी कर रहा है। जब उसने ये बातें सुनी तो वे तुरंत भागा भागा राजा के पास गया और कहने लगा, महाराज, एक बहुत ही जरूरी सूचना है कि हमारे प्रधानमंत्री जबर सिंह निर्दोष हैं। सेनापति ने षड्यंत्र रचकर उनको अपराधी साबित किया है। अगर आप सेनापति को रंगे हाथों पकड़ना चाहते हैं तो इसी समय मेरे साथ उनके निवास स्थान पर चलिए। राजा ये सुनकर हैरान था। वह तुरंत अपने जासूस के साथ उस जगह पर पहुंचा जहां सेनापति और अन्य मंत्री अपनी कामयाबी का जश्न मना रहे थे। राजा भी उस कमरे के बाहर खड़ा होकर सेनापति और मंत्रियों की बातें सुनने लगा। अब राजा को भी सारी सच्चाई का पता चल चुका था। उसे दुख होने लगा कि उसने निर्दोष जबर सिंह को बिना कारण ही कैद में डलवा दिया। फिर राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस कमरे में दाखिल हो गया जहां सभी मंत्री बैठे हुए थे। अचानक राजा को वहां देखकर सेनापति और बाकी मंत्री भुचक्के रह गए। वे घबरा गए कि राजा को उनकी गद्दारी के बारे में सब पता चल चुका है। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इन सभी देशद्रोहियों को गिरफ्तार करके कारागार में डाल दिया जाए। राजा का आदेश सुनते ही सेनापति और सभी मंत्रियों को पकड़कर कारागार में डाल दिया गया। दूसरे दिन राजा भाग सिंह ने जबर सिंह को कारागार से बाहर निकालते हुए कहा, जबर सिंह, हमें माफ कर दो। कल रात हमें सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि दोषी तुम नहीं बल्कि सेनापति और अन्य मंत्रीगण हैं। हमने उन सबको गिरफ्तार करवा कर कारागार में डलवा दिया है। यह कहकर राजा भाग सिंह ने जबर सिंह को छाती से लगा लिया और कहने लगा, जबर सिंह, हम अपनी पुत्री राधा का विवाह तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। महाराज, मैंने आज तक आपका कोई भी आदेश नहीं टाला है, इसलिए इस आदेश को भी नहीं टालूंगा। शुभ मुहूर्त निकलवा कर राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री राधा का विवाह जबर सिंह के साथ करवा दिया। विवाह के पश्चात राजा भाग सिंह जबर सिंह से कहने लगे, बेटा जबर सिंह, हमारे यहाँ रिवाज है कि विवाह के पश्चात वर और वधू कपिल वन में स्थित कुल देवता के मंदिर में आशीर्वाद लेने जाते हैं। तुम्हें और राधा को भी कपिल वन में जाकर कुल देवता का आशीर्वाद लेना होगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। राजकुमारी राधा को साथ लेकर जबर सिंह उसी समय कपिल वन की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह वन में पहुंचा तो उसने देखा कि एक बूढ़ा और बूढ़ी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। उनमें से बूढ़े की तबीयत ठीक नहीं थी, वे बुखार से तड़प रहा था। यह देखकर जबर सिंह उनकी मदद करने के लिए रथ से नीचे उतरा। उसने देखा कि वह दोनों तो उसके माता पिता हैं। वह खुश होकर उन्हें पुकारने लगा, माँ, पिताजी, मैं आपका बेटा जबर सिंह हूँ। क्या तुम जबर सिंह हो? हाँ, मैं आपका बेटा जबर सिंह हूँ। लेकिन आप लोग इस वन में क्या कर रहे हैं? बेटा जबर सिंह, हम दोनों तो मंदिर जा रहे थे, पर तेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पेड़ के नीचे बैठकर कुछ देर के लिए आराम कर रहे थे। जबर सिंह अपने माता पिता को रथ में बिठाकर राजमहल ले आया। फिर राजवैद्य को बुलवाकर अपने पिता भैरव सिंह का उपचार करवाया। कुछ ही दिनों में जब उसके पिताजी स्वस्थ हो गए तो उसने अपने माता पिता को राजा भाग सिंह से मिलवाया। उसके माता पिता राजा भाग सिंह से मिलकर बहुत खुश हुए। उसकी माता रमाबाई और पिता भैरव सिंह अपने पुत्र वधू राधा को आशीर्वाद देते हैं। जबर सिंह अपने माता पिता का साथ पाकर
बहुत ही खुश था। पिता के स्वस्थ होने के बाद जबर सिंह अपनी पत्नी राधा को लेकर कुल देवता के मंदिर जाता है और उनका आशीर्वाद लेकर वापस राजमहल लौटता है। अब जबर सिंह अपने राज्य जीवनगढ़ को सुचारू ढंग से चलाने लगता है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक जरूर करें और अपनी प्यारी प्यारी कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसे लगी। दोस्तों अगर आपको मॉडर्न स्टोरीज देखना पसंद है तो हमारे नए YouTube चैनल स्टोरी फ्लेम हिंदी को सब्सक्राइब करें और उसमें आधुनिक कहानियाँ देखें। धन्यवाद।